कहानी की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर रेओटा से, जो कि एक टीम बेस्ड फाइटिंग गेम को लगातार खेलता रहता है और फिर आगे जाके रेओटा का रैंक बढ़ जाता है। वह पूरी दुनिया में 10वें नंबर पे आ जाता है। लेकिन यहाँ पे रेओटा नहीं रुकता, क्योंकि रेओटा को ऐसा लगता है कि वो जापान का नंबर 1 प्लेयर बन चुका है और उसे पूरी दुनिया का नंबर 1 प्लेयर बनना है। और जो गेम रेओटा दिन भर खेल रहा है वह पूरी दुनिया में फेमस है, क्योंकि इस गेम के अंदर प्लेयर्स को किसी भी तरीके का गन नहीं दिया जाता, बल्कि उनके हाथ में होता है बम, और इन्हीं बम की मदद से उन्हें अपने अपोनेंट टीम को खत्म करना होता है। और ये गेम इसलिए ज्यादा पॉपुलर हो गया है क्योंकि इस गेम के अंदर कंटिन्यूसली आपको दिमाग लगाना होता है कि आप बॉम्ब के मदद से अपने अपोनेंट को कैसे मारेंगे। लेकिन इस गेम को खेलते खेलते रेओटा ये बात भूल जाता है कि वो 22 साल का हो गया है और वो अब तक नल्ला है। लेकिन यहाँ पे रेओटा को इस बात की फिक्र नहीं होती, क्योंकि वो गेम के अंदर दुनिया का सबसे बेस्ट प्लेयर है। और यहाँ तक कि गेम के अंदर रेओटा की एक गर्लफ्रेंड भी होती है, और यही वजह है कि रेओटा गेम के अंदर रहना चाहता है। लेकिन सडनली रेओटा बेहोश हो जाता है, और जब रेओटा की आँख खुलती है तो वो अपने आप को जंगल में पाता है, एक पेड़ पे लटका हुआ। वो देखता है कि उसके कंधों पे पैरासूट है, और रेओटा को समझ नहीं आता कि वो यहाँ पे कैसे आ गया। फिर अपने आप को पैरासूट से अलग करने के बाद रेओटा जब नीचे आता है तो वो देखता है कि उसके हाथों पे खून लगा हुआ है। फिर उसके बाद वो तुरंत ही फोन का इस्तेमाल करने वाला था ताकि यहाँ से बाहर निकल सके। लेकिन सबसे अजीब चीज तो ये होती है कि रेओटा के हाथ पे ग्रीन कलर का स्टोन होता है, जो कि उसके हाथ के अंदर फिट कर दिया गया होता है। और यहाँ पे रेओटा को समझ में नहीं आता कि ये किसने किया। रेओटा उस स्टोन को निकालने की कोशिश भी करता है और कंटिन्यूसली अपना हाथ दबाता है, लेकिन उसके बावजूद भी ना तो उसको कोई दर्द महसूस होता है और ना ही वो स्टोन को निकाल पाता है। तभी रेओटा का ध्यान 2 बैग पे जाता है जो कि इसके पीछे रखी हुई थी, जिसमें से सबसे छोटे बैग को तो रेओटा नहीं खोलता, लेकिन बड़े बैग को रेओटा खोल के देखता है के अंदर खाने पीने का सामान रखा हुआ था। और फिर थोड़ा सा खा लेने के बाद और पानी पी लेने के बाद रेओटा सोचता है कि वो जंगल में इधर उधर घूमेगा ताकि उसे पता चले कि वो कहाँ पे है। लेकिन जब रेओटा जंगल में इधर उधर घूमने लगता है तो उसे काफी सारे कीड़े मिलते हैं, जिन्हें देखने के बाद रेओटा डर जाता है और भागते भागते जंगल से बाहर निकल आता है। और फिर यहाँ पे रेओटा को याद आता है कि आखिरी दिन उसके साथ क्या क्या हुआ था। तो होता यूं है कि उस दिन जब रेओटा घर वापस आता है तो उसकी माँ उसे बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक जॉब ढूंढी है। लेकिन यहाँ पे रेओटा अपनी माँ पे गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मुझे वो जॉब नहीं करनी। के बाद रेओटा फिर एक दुकान में जाता है कुछ सामान लेने के लिए, और जब वो सामान लेके निकलता है तो उसके सामने 2 आदमी आ जाते हैं जिन्हें रेओटा नहीं जानता था। और फिर रेओटा को बस इतना याद होता है कि उसके बाद वो इस जंगल में पहुंच गया, और इन्हीं बातों को सोचते सोचते शाम हो जाती है। फिर रेओटा अपना सारा खाना खा लेता है और पानी भी पी लेता है, और अब रेओटा ये सोच रहा होता है कि वो कल क्या करेगा। तभी उसका ध्यान जाता है उस छोटे वाले बैग पे, और यहाँ पे रेओटा सोच रहा होता है कि उसे ये बैग खोलना चाहिए। वो बैग खोल के देखता है तो उसके अंदर काफी सारे छोटे छोटे बॉम्ब होते हैं, जिनके बारे में अभी रेओटा को नहीं पता। और जैसे ही रेओटा उसमें से एक बॉम्ब को उठा करके उसको एक्टिवेट करता है, उसका काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है। और इससे पहले कि उस बॉम्ब का काउंटडाउन खत्म हो, रेओटा उसको दूर फेंक देता है और तुरंत ही वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। जिसके बाद रेओटा ये सोच रहा होता है कि उसके छोटे से बैग में इतने सारे बॉम्ब क्या कर रहे हैं। लेकिन अभी के लिए रेओटा इन चीजों को इग्नोर कर देता है और ये सोच रहा होता है कि उसे इस आइलैंड से बाहर निकलना है। और तभी रेओटा का ध्यान एक आदमी पे जाता है। रेओटा उसको तुरंत ही आवाज लगाने लगता है और ये सोचता है कि अब उसकी जान बच गई। लेकिन ये आदमी रेओटा को देखते ही तुरंत ही उसकी तरफ बॉम्ब फेंक देता है। अब यहाँ पे रेओटा बच तो जाता है, लेकिन रेओटा को एक बात याद आती है। वो सोचने लगता है कि वो गेम में इसी तरीके से मैं अपोनेंट
ओपोनेंट को मारने के लिए बॉम्ब का इस्तेमाल करता था। लेकिन अभी के लिए रियोटा अपना बैग उठाता है और यहाँ से भागने लगता है। रियोटा छुपने की कोशिश करता है ताकि उस आदमी से अपनी जान बचा सके, लेकिन ये आदमी रियोटा का पीछा करना नहीं छोड़ता और कंटिन्यूसली रियोटा की तरफ बॉम्ब फेंक रहा होता है। और यहाँ पे रियोटा समझ जाता है कि उसे लड़ना होगा, नहीं तो उसकी जान चली जाएगी। और तभी रियोटा अपने बैग में से एक बॉम्ब निकालता है और तुरंत ही उस आदमी की तरफ फेंक देता है, लेकिन वो बॉम्ब फटता ही नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रियोटा ने उस बॉम्ब को एक्टिवेट नहीं किया था। लेकिन इसके बाद जब रियोटा दूसरा बॉम्ब फेंकता है तो उसको एक्टिवेट करके फेंकता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बॉम्ब नहीं फटता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रियोटा ने उस बॉम्ब को गलत तरीके से एक्टिवेट किया और कहीं और फेंक दिया। और ये आदमी समझ जाता है कि रियोटा को बॉम्ब का इस्तेमाल करना नहीं आता और ये आदमी तुरंत ही रियोटा के पास आने की कोशिश करता है ताकि उसकी जान ले सके। लेकिन यहाँ पे रियोटा पहले ही छुप जाता है और जैसे ही आदमी रियोटा को ढूंढते हुए उसके पास आता है, तुरंत ही रियोटा उसके पीछे से निकलता है और यहाँ पे रियोटा फिर धमकी देता है कि मैं बॉम्ब तुम्हारी तरफ फेंक दूंगा अगर तुमने मुझे ये नहीं बताया कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं और ऊपर से हमें बॉम्ब क्यों दिए गए हैं। इन सवालों को सुनने के बाद ये आदमी हंसने लगता है और बोलता है कि तुम्हारी मेमोरी को मिटा दिया गया है और अगर तुम्हें यही नहीं पता कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो तो हो सकता है कि तुम्हें ये भी नहीं पता हो कि बॉम्ब का कैसे इस्तेमाल करना है। और इसी बात का फायदा उठाते हुए ये आदमी एक और बॉम्ब फेंक देता है रियोटा की तरफ, लेकिन रियोटा किसी तरीके से अपनी जान बचा लेता है और यहाँ से भागते हुए कहीं पे जाके छुप जाता है। रियोटा ये सोच रहा होता है कि छुपने से शायद उसकी जान नहीं बच पाएगी, इसलिए वो आदमी के सामने जाकर सरेंडर करने की सोचता है और वो उस आदमी से बोलता है कि मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा, मैं सरेंडर करता हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी वो आदमी बॉम्ब फेंकना नहीं छोड़ता और वो फिर से एक और बॉम्ब फेंक देता है रियोटा की तरफ। और यहाँ पे रियोटा उस बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से एक जंगल टाइप के इलाके में आके गिर जाता है, जिसकी वजह से वो आदमी नहीं ढूंढ पा रहा था रियोटा और उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि रियोटा कहाँ चल गया। तभी रियोटा देखता है कि उसके हाथ पे जो लगा हुआ स्टोन है वो चमक रहा है और यहाँ पे रियोटा समझ जाता है कि स्टोन एक रेडार की तरह काम करता है। इसका मतलब ये भी है कि पूरे दिन यहाँ पे छुपे रहने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर उस आदमी को पता चल गया कि इस रेडार का कैसे इस्तेमाल करना है तो वो रियोटा को ढूंढ लेगा। तभी चीजें गेम की तरह लग रही है, क्योंकि गेम में भी हमें इसी तरीके का रेडार दिया जाता है और ऊपर से गेम में भी हमें बताया जाता है कि बॉम्ब का इस्तेमाल कैसे करना है। अगर आप चाहते हैं कि बॉम्ब का ज्यादा से ज्यादा इम्पैक्ट पड़े किसी भी प्लेयर के ऊपर तो सबसे पहले तो बॉम्ब को एक्टिवेट करो और उसके बाद जब आखिरी के 3 सेकंड बचे हो तब जाकर के उस बॉम्ब को फेंकना चाहिए। और यहाँ पे रियोटा अब अपने आप को समझा रहा होता है कि वो दुनिया का बेस्ट प्लेयर है तो उसके लिए काम ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे दूसरी तरफ इस आदमी को अभी तक पता नहीं चला कि रियोटा कहाँ पे छुपा हुआ है, इसलिए ये आदमी डिसाइड करता है कि वो चारों तरफ बॉम्ब फेंकेगा ताकि कहीं से रियोटा निकल जाए। अब इस आदमी को जैसे ही आवाज आती है वो तुरंत ही पास पहुंच जाता है पानी के और सोचता है कि वो पानी के अंदर बॉम्ब फेंकेगा। लेकिन इस आदमी को ये बात नहीं पता था कि ये सब चाल है रियोटा की, क्योंकि रियोटा ने ऑलरेडी नारे के ऊपर एक बॉम्ब ऑलरेडी फिट कर दिया था और जैसे ही वो बॉम्ब फटता है उस आदमी के चिथड़े उड़ जाते हैं और इस आदमी के बॉडी पार्ट जब उस पानी के अंदर गिर रहे होते हैं तब रियोटा देख लेता है उसके बॉडी पार्ट्स को और यहाँ पे रियोटा खुद पे अब गुस्सा कर रहा होता है और उसको रोना आता है और रियोटा खुद से बोल रहा होता है कि मैंने एक आदमी की जान ले ली। लेकिन बाद में रियोटा अपने आप को ये कहकर समझाता है कि ये तो मैंने सेल्फ डिफेंस में किया है और इसके बाद रियोटा चला जाता है सोने के लिए। और फिर हम देखते हैं कि इस
आइलैंड पे आने से पहले रियोटा के साथ क्या क्या हुआ था। तो होता यूं है कि रियोटा ने एक गेमिंग कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया था और ये रियोटा के लिए ड्रीम जॉब थी, लेकिन वो गेमिंग कंपनी मना कर देती है रियोटा को जॉब देने से। और उसके बाद से रियोटा फिर कंटिन्यूअसली बस गेम खेलता है, उसको कहीं पे भी जॉब नहीं चाहिए। और यहाँ घर पे रियोटा की माँ उसे बोलती है कि अगर तुम्हें उस गेमिंग कंपनी के अंदर जॉब नहीं मिली तो कहीं और जॉब कर लो। ऐसा तो नहीं है कि दुनिया में जॉब की कमी है, तुम घर में कब तक ऐसे ही नल्ले बैठे रहोगे और पूरे दिन गेम खेलोगे। लेकिन यहाँ पे रियोटा अपनी माँ पे गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मैं उसी कंपनी के अंदर काम करूंगा और नहीं तो मैं कहीं काम नहीं करने वाला। लेकिन यहाँ पे रियोटा की माँ कंटिन्यूअसली उसे समझाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन यहाँ पे रियोटा अपनी माँ की नहीं सुनता और फिर आखिर में उसे इतना गुस्सा आ जाता है कि वो अपना कंसोल सीधा फेंक देता है दीवार की तरफ, जो कि सीधा दीवार के अंदर चला जाता है। और फिर वो अपनी माँ से बोलता है मेरी लाइफ मेरे ऊपर है, मैं अपनी लाइफ को देख लूंगा, ऐसे जीना है, आप अपनी लाइफ तो जी चुके हो। और इसी के साथ रियोटा की आँख खुल जाती है। अब रियोटा की आँख खुलती है, उसको भूख लगती है तो रियोटा इधर उधर ढूंढने लगता है खाने के लिए। और तभी नदी के किनारे उसे एक लड़की मिलती है, लेकिन यहाँ पे वो लड़की रियोटा को देखकर डर जाती है। अब वैसे तो ये लड़की रियोटा से मिल चुकी है, लेकिन गेम के अंदर, जहाँ पे दोनों ही अपने गेम के अवतार में थे। और ये लड़की रियोटा को बहुत ज्यादा पसंद भी करती है और ऊपर से इसको ऐसा लगता है कि रियोटा नंबर 1 प्लेयर है तो वो उसकी मदद करेगा नंबर 1 प्लेयर बनने में। और रियोटा खुद उसको बुलाता है अपनी टीम में शामिल होने के लिए, क्योंकि ये लड़की किसी और प्लेयर का वेट कर रही थी, जाने की अपने दोस्तों का। लेकिन उसके दोस्त उस टाइम आते ही नहीं और फिर इस लड़की को ये लगने लगता है कि किस्मत भी यही चाहती है कि दोनों एक साथ आ जाएं। फिर अगले दिन इस लड़की की जो दोस्त होती है वो इसे माफी मांगते हुए बोलती है कि मेरे घर पे कुछ गेस्ट आ गए थे, इसलिए मैं गेम में ऑनलाइन नहीं आ पाई। अब हमें इस लड़की का नाम पता चलता है और इस लड़की का नाम है हिमिको। और हमें ये पता चलता है कि हिमिको बहुत सुंदर है दिखने में। और हिमिको अपने दोस्तों के साथ जब शॉपिंग कर रही होती है तो अपने दोस्तों को ये भी बताती है कि उस रात जब तुम नहीं आए थे तो मैं वर्ल्ड के सबसे बेस्ट प्लेयर के साथ गेम खेल रही थी। फिर इसके बाद जब दोनों लड़कियां कहीं बाहर जाने वाली होती है तब यहाँ पे हिमिको सोच रही होती है कि रियोटा कैसा दिखता होगा, कहीं वो एक बुढ़ा आदमी निकला तो मैं क्या करूंगी। तब उसकी दोस्त बोलती है कि तुम्हें दिन में सपने कम देखने चाहिए। और इसके बाद दोनों ही अपने गेम अवतार के कॉस्ट्यूम पहन करके फोटो खिंचवाते हैं। और यहाँ पे फोटो देख लेने के बाद हिमिको सोच रही होती है कि अगर ये फोटो रियोटा तक पहुँच गए तो रियोटा कैसा रिएक्ट करेगा। ये जान लेने के बाद कि जिस लड़की के साथ वो कल खेल रहा था वो स्कूल में पढ़ने वाली एक लड़की है, तो देखा जाए तो हिमिको की जिंदगी भी बहुत ही ज्यादा कॉमन है। वो ना तो बहुत ज्यादा पॉपुलर है अपने स्कूल में और ना ही तो वो गेम में ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन इसके बावजूद भी हिमिको इस जगह पे कैसे पहुंच गई उसको नहीं पता। लेकिन यहाँ पे हिमिको का ऐसा मानना है कि उसको पनिश किया जा रहा है। और काफी देर ढूंढने के बाद हिमिको को भी एक बैग मिलता है जिसके अंदर काफी सारे बॉम्ब रखे होते हैं। और फिर हिमिको सोच रही होती है कि उसको काफी सारे लोगों की जान लेनी पड़ेगी यहाँ पे जिंदा रहने के लिए। और इसके बाद ये डिसाइड करती है कि वो जंगल में जाएगी, लेकिन जंगल के अंदर इतने सारे इंसेक्ट्स हैं उसके बारे में सोचते हुए हिमिको डर जाती है। और फिर हिमिको डिसाइड करती है कि वो अभी के लिए यहीं पे रेस्ट करेगी। और जब हिमिको रेस्ट कर रही होती है तब उसे स्कूल की एक बात याद आती है, जहाँ पे उसके सभी दोस्त मिलकर एक बातें कर रहे थे कि अगर इस पेपर के ऊपर तुम किसी का भी नेम लिखोगे जिसको तुम गायब करवाना चाहते हो तो, और जिस भी पर्सन ने नेम लिखा है उसे 1 मिलियन यान दिया जाएगा। और इसी के साथ हिमिको की आँख खुल जाती है। वो देखती है कि उसके सामने 3 आदमी हैं। वो तीनों आदमी बोलते हैं कि तुम्हें हमसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि हम तो चाहते हैं कि तुम हमारी टीम ज्वाइन कर लो ताकि हम तुम्हारी बॉम्ब की मदद से काफी सारी मछलियाँ पकड़ सकें, क्योंकि हमें जंगल में घूमना है लेकिन जंगल में खाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा और ऊपर से हमें काफी दिनों तक सरवाइव करना होगा। हो सकता है कि कोई शिप यहाँ से गुजरती हो, नहीं तो आखिरी चारा हमारे पास यही बचेगा कि हमें ही इस गेम के अंदर पार्टिसिपेट करना होगा। लेकिन तभी ये पहला आदमी बोलता है कि नहीं, हम इस गेम के अंदर पार्टिसिपेट
रेसिप्रोकेट नहीं करने वाले, क्योंकि ऐसा करना गलत होगा। अपनी जान बचाने के लिए किसी और की जान नहीं लूंगा। अब ये सुन लेने के बाद दूसरा आदमी बोलता है कि तुम डरपोक हो, और ऊपर से मेरी ये बात याद रखना कि तुम्हारी जान लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। लेकिन पहला आदमी उसकी बात नहीं सुनता। वो बोलता है कि मुझे मत सिखाओ मुझे क्या करना है और क्या नहीं, और ऊपर से मुझे कमजोर भी मत समझना, मुझे जूडो आता है। तब दूसरा आदमी बोलता है कि तुम्हारा जूडो इस बॉम्ब के सामने नहीं टिक पाएगा, और अब दोनों आपस में लड़ने के लिए तैयार थे। तभी ये दूसरा आदमी हिमिको को पकड़ लेता है और बोलता है कि मैं तुम्हें दो ऑप्शन देता हूँ। पहला तो ये है कि तुम्हें अपनी जान लेनी होगी खुद से, अगर तुम अपने मोरल वैल्यू पर टिके हुए हो। नहीं तो दूसरा ये है कि तुम्हें अगर अपनी जान बचानी है तो तुम्हें अभी के अभी हमारी जान लेनी होगी। लेकिन तभी हिमिको एक इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट का इस्तेमाल करती है अपनी जान बचाने के लिए, और तभी दूसरा आदमी बोलता है कि मैं अब हिमिको की जान नहीं लूंगा। ये सब मैं किया ताकि मैं टीचर को रियलिटी दिखा सकूं। और इसके बाद ये तीनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि इन्हें एक लीडर चूज करने की जरूरत है, और ये तीनों मिल करके हिमिको को अपना लीडर बना देते हैं। लेकिन यहाँ पे हिमिको को समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसको लीडर क्यों बना दिया गया है। और तभी इन तीनों की नजर जाती है आसमान पे। ये लोग देखते हैं कि आसमान में प्लेन के जरिए कुछ, अब ये तीनों उस जगह पहुंच जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे खाना भेजा गया है, और ये तीनों आराम से खाना खाने लगते हैं। लेकिन तुरंत ही वहाँ पे टीचर आता है और बोलता है कि हमें ये खाना बचा लेना चाहिए बात के लिए, और बाकी लोगों को भी देना चाहिए। हो सकता है हमारे अलावा कहीं और लोग भी हो सकते हैं इस आइलैंड के ऊपर जिन्हें बहुत ज्यादा जरूरत हो इस खाने की। लेकिन तुरंत ही दूसरा आदमी जान ले लेता है यहाँ पे टीचर की, क्योंकि इस आदमी को ऐसा लगता है कि अगर टीचर उनके साथ और ज्यादा रहता है तो हो सकता है टीचर उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दे, और अपने सामने खून होता हुआ देख हिमिको चौंक जाती है। तभी हिमिको को याद आता है कि उस दिन क्या हुआ था। यहाँ पे आने से पहले उसे याद आता है कि वो अपने दोस्तों के साथ थी, सुनपाई नाम के आदमी के घर पे जाने वाली थी, और उनके घर पे जाने भी वाले थे। लेकिन तुरंत ही हिमिको बोलती है कि मुझे घर पे कुछ काम है, तुम लोग चलो मैं थोड़े देर पे वापस आती हूँ। लेकिन हिमिको वापस आती ही नहीं, और जब उसकी आँख खुलती है तो वो अपने आप को इस आइलैंड पे पाती है। अब यहाँ पे ये मोटा सा आदमी हिमिको को उठाता है नींद से और बोलता है कि हमें यहाँ से भागना होगा, क्योंकि हो सकता है कि टीचर की तरह वो दूसरा आदमी हम दोनों की भी जान ले ले। और अब ये दोनों यहाँ से जब भाग रहे होते हैं तब ये मोटा सा आदमी हिमिको को बताता है कि तुम्हारे हाथ में जो स्टोन लगा हुआ है तुम उसका इस्तेमाल कर सकती हो रेडार के तौर पे। और जब हिमिको उसको ट्राई करती है तब उसको पता चलता है कि वो दूसरा आदमी हमारा पीछा कर रहा है। और तभी ये लोग भागते भागते एक ब्रिज के पास आ जाते हैं, जो ब्रिज बहुत ज्यादा टूटा हुआ है। अब हिमिको तो पार कर जाती है उस ब्रिज को, लेकिन ये मोटा सा आदमी डर रहा होता है। लेकिन तभी इस मोटे से आदमी के पीछे वो दूसरा आदमी आ जाता है और वो तुरंत ही बॉम्ब फेंक देता है मोटे आदमी पर। अब अपनी जान बचाने के लिए ये मोटा सा आदमी ब्रिज से डर रहा था, उस ब्रिज को तुरंत ही पार कर लेता है। लेकिन यहाँ पे दूसरा आदमी देखता है कि उसने जो बॉम्ब छोड़ा था उसके अंदर पॉइजनस गैस है, इसलिए ये आदमी डिसाइड करता है कि वो उन लोगों का पीछा नहीं करेगा। और यहाँ पे ये मोटा आदमी हिमिको का हाथ जोर से पकड़ लेता है और बोलता है कि आगे चल के हमें काफी लोगों की जान लेनी होगी। तो ये मोटा सा आदमी जबरदस्ती कर रहा होता है हिमिको के साथ, तो हिमिको एक जोरदार पंच मारती है उसके चेहरे पे, जिसके बाद मोटा आदमी पगला जाता है और वो बोलता है कि अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। वो हिमिको को जोर से पकड़ लेता है और वो कुछ गलत करने वाला था हिमिको के साथ। अब यहाँ पे हिमिको इलेक्ट्रिक शॉक देती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है हिमिको का। जब हिमिको सुनपाई के घर वापस आ जाती है वो बोलता है कि मुझे मत सिखाओ मुझे क्या करना है और क्या नहीं, और वो किसी और ने नहीं किया बल्कि सुनपाई ने अपने सभी दोस्तों के साथ मिलकर किया है। और यहाँ पे हिमिको के साथ भी होने वाला था, लेकिन हिमिको कैसे भी अपने आप को बचा करके वहाँ से भाग रही होती है। और तभी भागते समय वो अपने सबसे बेस्ट फ्रेंड से मिलती है जिसका रेप हो रहा होता है। वो बोलती है हिमिको से कि मेरी मदद करो, लेकिन यहाँ पे हिमिको डर जाती है और अपनी दोस्त को वहाँ से छोड़कर भाग जाती है सीधे पुलिस स्टेशन। फिर पुलिस को सारी बातें बताने के बाद सुनपाई और उसके सभी दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे हिमिको के जितने भी दोस्त थे वो अब हिमिको से नफरत करने लगते हैं, क्योंकि उन सभी का ऐसा मानना था कि हिमिको उनको छोड़कर भाग गई थी। अब यहाँ पे हम प्रेजेंट में हिमिको को देखते हैं जो इन्हीं बातों को सोच रही होती है और एक जगह पे छुपी हुई होती है। अभी वहाँ पे वो मोटा सा आदमी फिर आ जाता है और हिमिको को पकड़ लेता है और ये
आदमी हिमिको को पकड़ते ही उसका रेप करने वाला था। तब यहाँ पे हिमिको डिसाइड करती है कि वो अपने आप को बॉम्ब से उड़ा लेगी ताकि ये मोटा आदमी यहीं पे मर जाए। तब ये मोटा आदमी डर जाता है और वहाँ से भाग रहा होता है, लेकिन हिमिको उस मोटे आदमी को जिंदा नहीं छोड़ती। वो बॉम्ब को तुरंत ही एक्टिवेट कर लेने के बाद मोटे आदमी पर छोड़ देती है, जिसके बाद वो मोटा आदमी वहीं पे मर जाता है और इस बात का हिमिको को कोई गम नहीं होता। अब यहाँ पे हिमिको सभी लड़कों को एक ही नजर से देखने लगती है और यहाँ पे हिमिको डिसाइड करती है कि अब वो अपनी जान खुद ही बचाएगी। और यहाँ पे जब वो अपने बॉडी को वॉश कर रही होती है तब वहाँ पे रेयोटा आ जाता है, लेकिन यहाँ पे रेयोटा का ध्यान यहाँ पे हिमिको की बॉडी पे नहीं जाता, बल्कि हिमिको के पास जो खाना रखा हुआ था उस पे चला जाता है। लेकिन यहाँ पे हिमिको रेयोटा को देखते ही साथ वहाँ से भागने लगती है। रेयोटा उसका पीछा तो करता है, लेकिन हिमिको बड़ी दूर चली जाती है। तभी रेयोटा को याद आता है कि उसके पास एक रेडार भी है, इसलिए वो अपने रेडार को एक्टिवेट करता है ताकि जान सके कि हिमिको किस डायरेक्शन में गई है। और जैसे ही यहाँ पे रेयोटा को पता चल जाता है हिमिको का डायरेक्शन, वो उसी डायरेक्शन में जाने लगता है। तभी वो देखता है कि उसकी सामने वाली झाड़ियाँ हिल रही है। तभी रेयोटा अपना बम निकाल लेता है और झाड़ियों पे अटैक करने वाला होता है। तभी उस झाड़ियों से एक मोटा आदमी बाहर निकलता है और बोलता है कि प्लीज मुझे मत मारना और मैं इस गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूँ। तभी रेयोटा बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा। सबसे पहले तो तुम अपना पैंट ऊपर करो और मुझे बताओ कि हम कौन सा गेम खेल रहे हैं और हम लोग यहाँ पे कैसे पहुँचे। तब यह आदमी समझ जाता है कि रेयोटा को नहीं पता कि प्लेन में क्या हुआ था मैन इन ब्लैक के द्वारा। और जब मेरी आँख खुली तो मैंने अपने आप को एक प्लेन पे पाया और मैंने देखा कि टोटल वहाँ पे 30 लोग हैं और उनके अलावा मैंने ये भी देखा कि वहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके पास हथियार थे। और तभी एक आदमी स्क्रीन के ऊपर आता है और बताता है कि ये गेम मैंने बनाया। अब यहाँ पे रेयोटा को यकीन नहीं हो रहा होता है कि कैसे एक आदमी इसको गेम बोल सकता है। अब यहाँ पे स्क्रीन वाला आदमी इन लोगों को बता रहा होता है कि हम तुम लोग को ले करके एक आइलैंड के ऊपर ले जा रहे हैं। यहाँ पे आइलैंड के बारे में हम तुमको कुछ नहीं बताएंगे और उस आइलैंड पे तुम्हें खाना पानी भी नहीं दिया जाएगा, लेकिन तुम लोग चाहते हो जीना तो तुम्हें ये गेम खेलना होगा। लेकिन तुमने गेम खेलने से मना किया तो मेरे लोग अभी के अभी तुम्हारी जान ले लेंगे और इस गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए और खेलने के लिए आप लोगों को ग्रेनेड दिए जाएंगे। टोटल 8 तरह के ग्रेनेड हैं और हर एक ग्रेनेड एक दूसरे से अलग है, लेकिन ये बात किसी को नहीं बताया जाएगा कि वो ग्रेनेड कौन से हैं और उसके अंदर कौन सी पावर है। और अगर तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना है तो तुम्हें टोटल 8 स्टोन्स को कलेक्ट करना होगा जो तुम्हारे हाथ पे हैं और तुम्हें ये स्टोन तभी मिलेंगे जब तुम दूसरे प्लेयर्स की जान ले लो। तभी रेयोटा मना करता है सबको ये गेम खेलने से। और यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि रेयोटा उस आदमी को जानता है जो स्क्रीन पे आकर सबको बता रहा है गेम कैसे खेलना है, लेकिन यहाँ पे रेयोटा जबरदस्ती मना कर रहा था कि उसे गेम नहीं खेलना है, तो इसलिए उसको इलेक्ट्रिक के शॉक दिए जाते हैं, जिसके बाद रेयोटा बेहोश हो जाता है और फिर एक एक करके सभी लोगों को बोला जाता है पैरासूट पहनने के लिए। इसलिए कोई व्यक्ति मना करता है कि उसे गेम नहीं खेलना है और फिर आइलैंड के ऊपर फेंक दिया जाएगा। अब यहाँ पे रेयोटा के साथ भी यही होता है और नीचे आने के दौरान रेयोटा की बॉडी पे चोट लग गई थी, जिसकी वजह से रेयोटा के हाथ पे खून लगा था। और यहाँ पे रेयोटा एक बात ये भी समझ जाता है जो रूल्स उस आदमी ने बताए थे इस गेम को खेलने के लिए, वैसे ही रूल्स उस गेम में भी हैं जिसे रेयोटा डेली खेला करता था। और यहाँ पे रेयोटा को ये भी लगता है कि जो व्यक्ति इन सबको इस आइलैंड पे लेके आया है उसी ने वो वीडियो गेम को भी बनाया होगा। लेकिन तभी उसको इस बात का एहसास होने लगता है कि उसे और 6 लोगों की जान लेनी होगी उसे यहाँ से निकलने के लिए। सच्चाई सुन लेने के बाद रेयोटा को सदमा लग गया है। तभी वो आदमी बोलता है कि तुम मेरी टीम को ज्वाइन कर लो, लेकिन रेयोटा थोड़ा घबरा रहा होता है। रेयोटा सोचता है कि अगर वो इस आदमी के साथ टीम अप करेगा तो आगे चलकर उसे 14 लोगों की जान लेनी होगी। फिर ये आदमी बोलता है कि अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं इस गेम में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा और फिर मुझे कोई और रास्ता ढूंढना होगा यहाँ से बाहर निकलने का। फिर रेयोटा बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ टीम अप करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम मुझे पहले दिखाओ कि तुम्हारे पास कितने तरह के ग्रेनेड्स हैं। लेकिन ये आदमी ऐसा करने से मना कर देता है। ऐसा लग रहा है कि दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते। रेयोटा समझ जाता है कि ये उसकी मजबूरी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी और पे ट्रस्ट नहीं करेगा, खासकर ऐसे समय में जहाँ पे कोई भी किसी की जान किसी भी वक्त ले सकता है। लेकिन बाद में दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट करने लगते हैं और डिसाइड करते हैं कि दोनों मिल करके टीम बनाएंगे। और यहाँ पे रेयोटा को पता चलता है कि इस बूढ़े अंकल का नाम है टेरा। रेयोटा सोच रहा होता है कि ये अंकल बात करने में तो बहुत अच्छा है, तो उसको यहाँ पे क्यों लाया गया। तभी इनको यहाँ पे किसी चीज की आवाज सुनाई देती है आसमान में। तभी रेयोटा ऊपर चला जाता है देखने के लिए। टेरा भी पीछे से आ जाता है। फिर इन्हें पता चलता है कि ये आवाज प्लेन की है और प्लेन के अंदर से काफी चीजें गिराई जा रही है नीचे की तरफ। और यहाँ पे रेयोटा को ऐसा लगता है कि इन चीजों के अंदर जरूर खाना होगा और उन्हीं में से एक सप्लाई बहुत ही नजदीक गिरा होता है जहाँ पे रेयोटा होता है और रेयोटा उसके करीब चला भी जाता है। लेकिन रेयोटा तभी देखता है कि वहाँ पे एक लड़की ऑलरेडी पहुँच चुकी है, जिसके बाद वो लड़की मर जाती है और वहाँ पे दूसरा आदमी आकर के उसका स्टोन ले जाता है और वो
आदमी सारे बम भी ले जाता है और जितने भी फूड सप्लाई थे वो सबको ले जाता है। और रियोटा को यहाँ पे एहसास होता है कि उसकी एक गलती यहाँ पे उसकी जान ले लेती, क्योंकि कोई भी फूड सप्लाई कहीं से देखा जाता है तो वो किसी और के जरिए भी देखा जा रहा है और कोई भी प्लेयर उसके ऊपर ट्रैप लगा सकता है और कोई भी दूसरा प्लेयर उस फूड सप्लाई की तरफ आएगा तो वो लोग उसकी जान ले लेंगे, ताकि वो लोग उसका स्टोन भी ले ले और फूड सप्लाई भी ले ले। जब टैरा ऊपर आता है तो रियोटा उससे माफी मांगता है कि मैं फूड सप्लाई को अपने पास नहीं ले पाया। उसका कारण ये था कि मेरे से पहले वहाँ पे कोई और आदमी आ चुका था और उसने ट्रैप बिछा दिया था। वो तो अच्छा है कि मेरे से पहले वहाँ पे कोई और प्लेयर पहुँच गया था, इसलिए उसकी जान चली गई, नहीं तो उसकी जगह अभी मैं होता। लेकिन तभी रियोटा को एक और फूड सप्लाई दिखता है, लेकिन यहाँ पे ये बोलता है कि हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे। हो सकता है कि वहाँ पे किसी ने ट्रैप लगा दिया हो, लेकिन टैरा ऐसा करने से मना करता है। वो बोलता है कि हम उस फूड सप्लाई की तरफ जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि हम अगर यहाँ पे बैठे रहे तो हम भूखे ही मर जाएंगे। इससे अच्छा यही है कि हमें ट्राई करते रहना चाहिए। और उसके बाद दोनों ही नीचे उतर जाते हैं और उस फूड सप्लाई को पाने के लिए। अब इसके बाद हमें एक 14 साल के लड़के के बारे में बताया जाता है जिसका नाम है कीरा।